हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉम्बुधि। आज का जो टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का पार्ट है। और आप इसको जर्नी ऑफ साइकोलॉजी और इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी जो भी मर्जी कह सकते हो, बिकॉज जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है वो एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे जो साइकोलॉजी का जो रिलेशन था पास्ट में जो फिलोसॉफी के साथ, फिलोसॉफी से लेके आज का जो साइंस है साइकोलॉजी, ये साइंस होने तक जो जर्नी है वो जर्नी इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी को डिनोट कर रहा है। और ये एक जर्नी है और इसी जर्नी से होते हुए ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का फाउंडेशन हुआ है। ये schools is nothing but the groups or the different perspective of psychology। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो थ्योरिस्ट है वो साइकोलॉजी कैसे मतलब देखा है, कैसे साइकोलॉजी को और द मेंटल प्रोसेस को परसीव किया है, वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी डिनोट करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी जानेंगे। चलिए एंड तक बने रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलना। एंड आगे जाके कुछ एक्स्ट्रा हम स्कूल्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हम आज का जो इवोल्यूशन है टुडे साइकोलॉजी तक हम जाएंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहले ही हम बता दिए कि इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी हैज इवॉल्व ओवर टाइम। ये शिफ्टिंग फिलोसॉफी के साथ जब जुड़े हुए थे, फिलोसॉफी के से लेके मतलब आज का जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है साइकोलॉजी, ये फिलोसॉफी से शिफ्ट होके कैसे वो आज तक पहुंचा वो हम देखेंगे। यही है साइंटिफिक एक जर्नी। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम ये जानेंगे कि कैसे ये हुआ। एक स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ये ऑर्डर है। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म 1879 से लेके कॉग्निटिव साइकोलॉजी 1950 तक कैसे आया, एंड 1950 से लेके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ और भी पर्सपेक्टिव एड ऑन होते हुए गया, वो भी हम वीडियो के लास्ट में कहेंगे। ओके, सो जरूर एंड तक बने रहिएगा। पहले तो जो स्कूल्स ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है वो है साइकोलॉजी का स्ट्रक्चरलिज्म। जैसे कि हम पहले ही बताए कि जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है वो डिफरेंट थियोरिटिशियन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये पर्सपेक्टिव कैसे है, जैसे कि ये स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल है, इस स्कूल के अंदर मतलब इस पर्सपेक्टिव को बिलीव करने वाला जो भी थ्योरिस्ट है वो स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिस्ट कहा इन लोगों को बताया जाता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो पहले स्टार्ट किया मतलब फाउंडर जो है वो है विल्हेम विल्हेम वुड। 1879 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, बहुत ही आता है मतलब कि जैसे कि आपका नेट सेट सीयूईटी आपका यूजीपीजी का एग्जाम जो भी हो, ये तो जनरल साइकोलॉजी, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे चीजें आपको मतलब थोड़ा थोड़ा कई सारे पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। जो कि ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज सेटअप इन जर्मनी। ओके, ये स्ट्रक्चरलिस्ट विल्हेम वुड ये फाउंड किया था फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी इन साइकोलॉजी, फर्स्ट साइंटिफिक process in psychology. Lab means scientific process, first attempt to perceive the subject as a science. So first psychological laboratory was set up in Germany, Germany at Leipzig city. Okay, by Wood. Wood made psychology as an independent science. It is an independent science, not is it is related to the philosophy. No, it is no more related. So फर्स्ट इंडिपेंडेंट साइंस बोल के साइकोलॉजी को जिसने बनाया वो है विल्हेम वुड। ओके, इट फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल एक्सपीरियंस। इसका फोकस क्या है, हमारा जो एक मेंटल एक्सपीरियंस जो भी है उसका ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करके उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट्स एड ऑन करके एक होल बनता है। मतलब होल का कंसेप्ट अभी मतलब इसमें प्रोनाउंस नहीं किया गया है। पार्ट्स जो एनालिटिकल अप्रोच है, पार्ट्स एनालिसिस के माध्यम से जो मेंटल प्रोसेस को हम जान सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट विल्हेम वुड ने पहले दिया था। और इसका
फेमस कंसेप्ट क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज सेल्फ एग्जामिनेशन। इंट्रोस्पेक्शन का पहला जो मतलब मीनिंग है वो ही है सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर झांक के देखना कि अंदर क्या चल रहा है भाई, अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में अगर देखें, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो एप्पल है ये स्ट्रक्चरलिस्ट, अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चरलिस्ट, जब एक इंसान एक एप्पल को परसीव करेंगे तो कैसे परसीव, ये एप्पल का सेंसेशन, परसेप्शन जो भी हो, जो मेंटल प्रोसेस हो, वो कैसे होगा? वो पार्ट 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 में डिवाइड होके, एनालाइज होके फिर एक एप्पल को परसीव करेंगे। मतलब कि इसका शेप एनालाइज करेंगे, कलर एनालाइज करेंगे, टेस्ट, फील, टेक्सचर। ओके, इसका शेप ऐसा है, ओके इसका कलर ऐसा है, टेस्ट ऐसा है, तो फिर ये डेफिनेटली वुड बी एन एप्पल। तो स्ट्रक्चरलिस्ट का कंसेप्ट यही है, स्ट्रक्चरलिस्ट का बेसिक कंसेप्ट यही है। चलिए नेक्स्ट स्कूल में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कूल जो आता है वो आता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट कब आया है? देखिए, फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट आया, देखिए लेट 1800s में। तो ये जो फंक्शनलिज्म है, इस ये फंक्शनलिज्म का जो फाउंडर है वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स बहुत ही कॉमन नेम है, हम आगे जाके और भी थ्योरी पढ़ेंगे, वो कौन सा थ्योरी है, विलियम जेम्स को हम कौन सा थ्योरी में मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं, विलियम जेम्स का थ्योरी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलिए, फंक्शनलिज्म कहाँ से आया, स्ट्रक्चरलिज्म से फंक्शनलिज्म क्यों अलग हुआ? क्योंकि फंक्शनलिज्म क्रिटिसाइज स्ट्रक्चरलिज्म एंड फोकस्ड ऑन द पर्पस ऑफ मेंटल प्रोसेस। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म का जो मेंटल प्रोसेस का कंसेप्ट था वो था एनालिसिस, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस। इसमें पर्पस ऐड हुआ, इसमें फोकस टोटली ऑन पर्पस। ओके, पर्पस ऐड हुआ, मतलब कि कोई किसी भी चीज हम लोग वैसे ही नहीं करते हैं, मतलब कोई भी मेंटल प्रोसेस वैसे ही नहीं होता है। हर कुछ किसी के पीछे एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है, मतलब फंक्शनल कुछ पर्पस होता है। तो इट एम्फसाइजेस ऑन बिहेवियर, हेल्प्स अस एडप्ट टू एनवायरनमेंट। अल्टीमेटली ये जो भी हमारा मेंटल प्रोसेस है वो तो एडप्ट के लिए है, हम इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, हम एडप्ट जब करेंगे तभी इवॉल्व होंगे, तभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होंगे, तभी ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए हम पर्पसफुली फंक्शन करते हैं, हमारा मेंटल प्रोसेस भी पर्पसफुली फंक्शन करते हैं। ये फंक्शनलिज्म का मेन मुद्दा है। फिर से याद दिलाती हूँ, विलियम जेम्स का बहुत ही फेमस थ्योरी, वो कौन सा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एग्जाम्पल देखिए, फंक्शनलिज्म का अगर एग्जाम्पल हम देखें, सपोज ये जो डॉगी है देख रहे हैं, ये हंस रहा है, पर ये इंसान तो डॉगी से बहुत डरते हैं, ये तो भाग रहा है डॉगी को देख के, इसका डर लग रहा है। तो फंक्शनलिस्ट इसको, इस जो सिचुएशन, इस जो प्रोसेस को, ये फियर, मेन मुद्दा है इधर, फियर, इसका डर लगा, ये भागा, ठीक है। ये फियर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक फंक्शनलिस्ट? फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेन ऐसे ही करेंगे, मतलब फियर एग्जिस्ट्स बिकॉज it helps humans escape danger. ओके, फियर इसलिए एग्जिस्ट करता है, इट एक्चुअली हेल्प्स ह्यूमन एस्केप डेंजर, डेंजर से हम भाग सकते हैं, डेंजर को हम एड्रेस कर सकते हैं, इसलिए फियर एग्जिस्ट करता है। तो फियर का भी एक जो मेंटल प्रोसेस है, इसका फंक्शन है अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। ओके, साइको एनालिसिस फील्ड में आ ही गया। चलिए, अर्ली 90s में, ओके, 1900 जो सेंचुरी शुरू हुआ उसका अर्ली एज में सिगमंड फ्रॉइड का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके साथ साथ साइको एनालिसिस जो स्कूल है, वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, वो पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो
तो इसमें क्या हो, इसका मेन मुद्दा क्या है? इट सजेस्टेड दैट द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ माइंड, आई मीन फंक्शन मीन्स जब मैपिंग, माइंड मैपिंग जो है, माइंड का जो आइसबर्ग के साथ तुलना किया गया है बाय सिगमंड फ्रॉइड, फर्स्ट माइंड का स्ट्रक्चर दिया है, फर्स्ट माइंड को स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करने में हेल्प किया है साइको एनालिसिस और साइको एनालिटिक थ्योरीज. Okay, so it suggested that unconscious thoughts and past experiences shape behaviors. मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट है, जिसके स्ट्रक्चर ऑफ माइंड हम जानते हैं कि अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस ये सब है. तो सिगमंड फ्रॉइड का, अगर आप डिटेल्स में सिगमंड फ्रॉइड का पर्सनालिटी थ्योरीज एंड सिगमंड फ्रॉइड का और भी थ्योरीज है जो जानना चाहते हो, कौन सी ऐसा पार्ट है जो सिगमंड फ्रॉइड का आपका जानना जरूरी है, क्रिस्टल क्लियर करना जरूरी है, वो कमेंट में जरूर बताना. हम जरूर कोशिश करेंगे वीडियोस बहुत ही जल्द लाने के लिए. ओके, तो ये अनकॉन्शियस माइंड का जो थॉट्स है, पास्ट जो एक्सपीरियंस है, वो जो भी है हमारा पास्ट लाइफ का, जो अनकॉन्शियस है, जो हम लोग जो जिसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, वो हमारा पर्सनालिटी को, हमारा बिहेवियर को शेप करते हैं. यही है पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियर. ऐसे ही मेंटल प्रोसेस चलता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड और साइको एनालिटिक्स. It first introduced the ego and superego as the parts of mind. पहले तो स्ट्रक्चर दिया, ईगो सुपर ईगो, वो जो फंक्शन कैसे करता है वो दिया, मतलब कैसे हम लोग डिफेंस देते हैं, कैसे क्या करते हैं, हमारा जो पूरा जो मेंटल स्ट्रक्चर है, पर्सनालिटी है, पूरा का पूरा ये जो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एज वेल एज ईगो सुपर ईगो के एकदम और कोऑर्डिनेशन में चलता है. चलिए थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि ये साइकोएनालिस्ट कैसे देखेंगे, ये जो इंसान है, ये प्रपोज कर रहे हैं, ये जो लड़की है उसको, जो ये कमिटमेंट में डरती है, तो इसको एक साइकोएनालिस्ट कैसे डिस्क्राइब करेंगे? साइकोएनालिस्ट बताएंगे कि जरूर इसका कोई कारण है, मतलब चाइल्डहुड में इसका कोई ट्रॉमा अनरिजॉल्व रह गया, मतलब अनरिजॉल्व, मतलब रिजॉल्व नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ट्रॉमा ऐसा कुछ हुआ था कमिटमेंट में, थोड़ा ऊंच नीच हो गया था. तो इसलिए अभी जो है कमिटमेंट में कुछ देने जा रहे हैं, कभी कुछ प्यार देने जा रहे हैं, मतलब कुछ कमिटमेंट के लिए प्रपोजल मांग रहा है, कमिटमेंट के लिए प्रपोजल दे रहे हैं, तो इनको डर लग रहा है, क्योंकि पहले भी उनका विश्वास जो है वो टूटा था. अब आता है बिहेवियरिज्म. 1913 से इंट्रोड्यूस हुआ है बिहेवियरिज्म. सब कुछ बेस्ड ऑन बिहेवियर और लर्निंग. तो तब बिहेवियरिज्म से ही लर्निंग का थ्योरीज आया. ओके, ये हम चलो बता ही दिए. जॉन बी वॉटसन एंड लेटर बी एफ स्किनर. वॉटसन, स्किनर, ये बहुत ही बिहेवियरिस्ट, बहुत ही फेमस काइंड ऑफ है. इन्होंने क्या किया? इट रिजेक्टेड द स्टडी ऑफ द माइंड एंड फोकस ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. देखिए, ये जो साइको एनालिस्ट है, जो स्टडी ऑफ माइंड का जो थ्योरी दिया है, इसको रिजेक्ट किया है. मतलब कि बिहेवियर्स का जो पर्सपेक्टिव है, उसमें देखिए माइंड को तो हम देख नहीं सकते, ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते, तो हम कैसे जो मेजर नहीं कर सकते, जो ऑब्जेक्टिवली हम देख नहीं सकते, वो कैसे हम लोग मान ले ऐसे आसानी से? वो इसको मतलब कैसे बताए कि इसके कारण ही हम लोग ऐसे मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू जा रहे हैं. पर जो बिहेवियरिस्ट है, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, उसके बेस करके ये स्कूल्स को जन्म दिया है. इट सजेस्टेड दैट बिहेवियर इज लर्न. मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये लर्निंग बिहेवियर से बहुत रिलेटेड है. दिस बिहेवियर्स आर लर्न, जो हम सीखते हैं जन्म लेने के बाद से, जो हम सीखते हैं जो बिहेवियर, उसके थ्रू हमारा कंडीशनिंग होता है. रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इसमें जुड़ा हुआ है. ये रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के ऊपर बेस करके हमारा जो कंडीशनिंग होता है, उसके ऊपर हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा पर्सनैलिटी कैसा होगा, वो डिपेंड करता है. देखिए एग्जाम्पल, चाइल्ड है, ये पहली बार चल रहा है, मतलब चलना सीख रहा है. ओके, तो इसका मदर है,
जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताली बजा रही है। तो इसका मतलब क्या है? जो बिहेवियरिस्ट है वो उसका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा? अ चाइल्ड हु इज प्रेज्ड फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क और कंप्लीटिंग एनी टास्क लाइकली टू रिपीट द बिहेवियर। जैसे कि ये चल रहा है, पहली बार ट्राई कर रहे, कुछ करा, कुछ परफॉर्मेंस हो, जो भी हो, तो कोई अप्रिशिएट किया, वो उस उनके ऊपर रीइंफोर्समेंट की तरह, रिवॉर्ड की तरह काम आया। तो वो क्या हुआ? वो रिवॉर्ड पाने के लिए, रीइंफोर्स होने के लिए फिर से अगेन एंड अगेन वो बिहेवियर करेगी और करेगा। ठीक है? तो ऐसे करके हमारा मेंटल प्रोसेस चलता है, ऐसे करके हमारा बिहेवियर शेप होता है, हमारा पर्सनैलिटी शेप होता है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। इसके बाद आता है द जेस्टल्ट साइकोलॉजी, दैट इज 1920s। मैक्स वर्डेमर ने फाउंड किया है इसके साथ। इनके साथ और भी दो थ्योरीज थे। वो दोनों थ्योरीज कौन कौन है जरूर कमेंट करके बताना। तो जो लोग कमेंट करके बताएंगे उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जरूर। तो बताना कौन जो दोनों थ्योरिस्ट है इनके साथ थे, वो दोनों थ्योरिस्ट के नाम कमेंट करके बता। देखिए, जेस्टल्ट आर्ग्यूड दैट ह्यूमंस परसीव experiences as whole pattern, not as individual parts। देखिए, पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म में क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल पार्ट्स को एनालिसिस करके हम लोग खुद के अंदर झांक के एक मेंटल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हमारा जो भी बिहेवियर हो, जो भी मेंटल प्रोसेस हो, साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो, वो कंप्लीट करते हैं। पर Gestalt is just the opposite. It actually argues that human perceive experience is whole, not the part। इंडिविजुअल जो है, हम एज अ होल एक पिक्चर परसीव करते हैं, पार्ट्स को पहले एनालिसिस नहीं करते हैं। होल टू पार्ट हम जाते हैं, पहले ही होल पिक्चर को हम लोग देखते हैं। उसके बाद जब थोड़ा और भी ध्यान देते हैं, तब हम पार्ट्स में एंटर करते हैं। है ओके। तो पहले हम होल को, जैसे कि इन्होंने बताया था, जो जेस्टल्स है, जेस्टल्स बताते हैं कि होल सम ऑफ इट्स पार्ट इज नॉट द होल। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, क्या देख सकते हैं आप? हम कुछ एग्जाम्पल नहीं देंगे इधर, क्योंकि जेस्टल का जो एग्जाम्पल है, जेस्टल का जो पर्सपेक्टिव है, वो आप खुद ही बता सकते हो इस एग्जाम्पल को देख के, परसीव करके। ऑब्वियसली इधर जेस्टल्टिस्ट इस सिचुएशन को कहेंगे, ये जो आपने पढ़ा ना अभी जेस्टल्ट, यही लिखा है ना, जेस्टल्ट लिखा है ना? हाँ, ये जेस्टल्ट तो हम नहीं लिखे, इधर तो कहीं या ग्रुप ऑफ डॉट्स है। ठीक है? ये ग्रुप ऑफ डॉट्स को आप क्या पढ़ रहे हो? जेस्टल्ट पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द जेस्टल्ट theorist, you are actually perceiving the whole meaningful word rather than the parts of it. The part is, the word is made of the dots, the group of dots. These dots are not at all connected, but still you are perceiving it as just a meaningful word, right? Actually, your mind gave the meaning of the dots. ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, अब आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। 1950 से इंट्रोड्यूस हुआ था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। किसके साथ? फाउंडर कौन कौन थे? कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो। इन दोनों ने बहुत ही एकदम पायनियर है ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी का। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जो मेन फोकस है वो है, it actually criticized behaviorism and psychoanalysis for ignoring free will। ये जो अभी तक हम लोग स्कूल्स देखा है स्ट्रक्चरलिज्म के लेके, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म से लेके, मतलब उसके बाद फंक्शनलिज्म, देन आया साइकोएनालिसिस, देन बिहेवियरिज्म। कहीं पे भी बहुत ही ऑब्जेक्टिवली बिहेवियर को देखा जाता है। सब्जेक्टिव जो मैटर है, हमारा जो सब्जेक्टिव मतलब कि इंडिविजुअल जो हम है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो कोई नहीं देखता है। ठीक है ना? उसके पीछे जो प्रोसेस है वो अभी तक कोई नहीं देख रहा था। तो अभी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग को फोकस किया, मतलब जो हमारा है, जो इंडिविजुअल, जो इंसान है, वो इंसान का जो फ्री विल है, इंसान का जो चॉइस है, जो ग्रोथ है, जो फुल्ली
फंक्शनिंग एक इंडिविजुअल है उसको प्रायोरिटाइज किया है। देखिए, इट इंट्रोड्यूस मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीविंग फुल पोटेंशियल एट द टॉप। हम तो जानते हैं कि जो मास्लो का जो पिरामिड शो किया गया है वो बेसिक नीड्स से लेके एकदम टॉप लेवल तक, मतलब ह्यूमन जो चॉइस है, नीड है, एक्चुअलाइजेशन है, उस तक बढ़ा। तो फ्री विल तब आता है जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मोड आता है। वो तब आता है जो जब हम लोग नीचे का सब नीड फुलफिल करके ऊपर तक आ जाता है। वो बात की बात है। मतलब ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी का मेन पर्सपेक्टिव है वो है ह्यूमन बीइंग का जो पर्सपेक्टिव, मतलब कि ह्यूमन बीइंग का तो खुद का एक चॉइस है जो भी हो। मतलब अभी तक तो खुद खुद पे खुद होते जा रहा था। मतलब कि माइंड अनकॉन्शियसली ह्यूमन बीइंग आर नॉट अवेयर ऑफ, वो अनकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा था, कुछ और हो रहा था, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे। चलिए, इंट्रोस्पेक्शन भी ह्यूमन बीइंग ही कर रहे थे, पर उतना भी कॉन्शियसली नहीं। ये सब होते जा रहा था, पर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इसका चॉइस, कॉन्शियस चॉइस को प्रायोरिटाइज किया है। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल है इसमें ह्यूमनिस्ट क्या बताएंगे? अ पर्सन हु फुलफिल्स बेसिक नीड्स, फूड एंड सेफ्टी, स्ट्राइव्स फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ये जो चूज किया ना, हमने चूज किया इन्होंने कि हम अच्छे रहेंगे, हम जिएंगे, हम अच्छे लाइफ लीड करेंगे। ये जो चॉइस है, ये जो लाइफ लीड करने का जो जो एक फ्री विल है, ये ह्यूमनिस्ट ने पहले इंट्रोड्यूस किया है। ह्यूमनिस्ट जो साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज है, वो इसके ऊपर बेस्ड है। इसका पर्सपेक्टिव यही है। मतलब हम ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ नेचर के रूल फॉलो करने के लिए, मतलब नेचर के रूल के नहीं, मतलब कि नेचर के रूल फॉलो करके आगे बढ़ने का नहीं है। मतलब हमारा भी एक फ्री विल है, चॉइस है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स बीइंग है, बहुत ही बेहतरीन बीइंग है इस दुनिया का। अब आया कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो हायर मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस में हायर मेंटल प्रोसेसेस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आया। ये भी 1950 से लेके आज तक भी बहुत ही फोकस में है। ओके, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है 1950 से लेके आज तक, वो अल्रिक नेजर जो है, उन्होंने पहला जो पर्सपेक्टिव है उन्होंने प्रेजेंट किया था। ये जो स्टडी है, ये एक्चुअली स्टडीज ऑफ हाउ पीपल थिंक, remember, learn and solve problems. This actually focused on how it is being happen, मतलब कि higher mental processes that takes place in brain। जैसे कि देखिए, जो हमारा मेमोरी, बताओ कि अटेंशन, जो भी हो, हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो कैसे करता है, इसलिए वो कैसे, हाउ जो है, मतलब ऑर्गेनाइज वे में कैसे होता है, वो पता चलाने के लिए ना हम लोग वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एंड जब हम हमारा मेमोरी गेम हम खेलते हैं, मतलब कैसे हम हमारा मेमोरी इंक्रीज करेंगे, वो हम जानेंगे। वो कैसे जानेंगे? हाउ अगर नहीं जानेंगे तो फिर हम इम्प्रूव भी नहीं कर सकते, कुछ और भी नहीं कर सकते, है ना? तो देखिए, इट एक्चुअली स्टडीज हाउ डू स्टूडेंट्स रिमेम्बर स्टडी मटेरियल्स बेटर। ये एक एग्जाम्पल है। ये देखिए कैसे हम बेटर याद रख सकते हैं, कैसे पढ़ने से हम बेटर ये समझ सकते हैं, क्या क्या चीज जो है, जो टेक्निक्स है, वो करने से हम लोग बेटर, हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं। यही सब है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मेन पर्सपेक्टिव। अब आता है बायोसाइकोलॉजी, दैट इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। वो भी 1950s में ही एड ऑन हुआ है। It examines how brain structure, hormones and genetics influence behavior। देखिए, अब तक तो सिर्फ माइंड और माइंड था। माइंड के साथ अब शरीर भी एड ऑन हुआ, फिजिकल प्रोसेस। ओके, फिजिकल प्रोसेस भी एड ऑन हुआ। जैसे कि हमारा ब्रेन एक वाइटल एक ऑर्गन है। हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड फंक्शंस, हॉर्मोन्स है, केमिकल मैसेंजर्स जिसको कहता है,
एंड जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस जो है हमारा बिहेवियर में, हम जीन से जो चीजें पाते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करके, मतलब उसके साथ, मतलब बिहेवियर तो सिर्फ और सिर्फ माइंड का एक्सप्रेशन नहीं है, उसके साथ साथ जब हम बिहेव करते हैं, जब जो भी हमारा माइंड मेंटल प्रोसेस चलता है, उसके साथ साथ ही हमारा फिजिकल प्रोसेस भी चलता है। जैसे कि हम इमोशनली जब अराउज होते हैं, तब ब्रेन का कुछ पोर्शन भी अराउज होता है साथ में, मतलब उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है। एक कोऑर्डिनेशन से ही पूरा माइंड चलता है, पूरा यू नो शरीर चलता है इंसान का। तो बायोसाइकोलॉजी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज माइंड एंड फिजिक, हमारा माइंड एंड बॉडी इज वेरी मच कोरिलेटेड टू ईच अदर। So, if we are strong in mind, then also our body gets strong. But if the opposite happens, then definitely it will ruin our mood as well as personality. देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है, अगर साइकोबायोलॉजी का पर्सपेक्टिव नहीं आया होता, तो क्या हम सीखते हैं कैसे डिप्रेशन इज लिंक टू लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, ये जानते ही नहीं थे। ओके, तो हम डिप्रेशन के जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ हम साइकोलॉजिस्ट भी जुड़े हुए हैं और साइकियाट्रिस्ट भी है। ये लोग डॉक्टर होते हैं जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल पार्ट देखते हैं, मतलब कि ये डिप्रेशन इज लिंक्ड टू लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स है वो देते हैं। और जो है साइकोलॉजिस्ट, वो जानते हैं ड्रग्स एंड बिहेवियर कैसे, मतलब ड्रग्स के साथ बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है, उसके साथ साथ और ये भी जानते हैं मतलब कैसे पर्सपेक्टिव से, कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी इनको पता होता है। तो साइकोबायोलॉजिस्ट क्या देखेंगे, ड्रग्स एंड बिहेवियर के पार्ट देखेंगे, ड्रग्स कैसे इसको मतलब अफेक्ट करता है, उसके हिसाब से कैसे थिंकिंग रखना चाहिए इनको, मतलब कौन सी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए ये डिप्रेशन को, ताकि ये दोनों कुल मिला के साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, मतलब कि मेडिसिन इटसेल्फ एंड द थेरेपी, दोनों मिलके ये जो डिप्रेशन है इसको क्योर कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है क्यों साइकोबायोलॉजी का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है इन साइकोलॉजी। देखिए, अब आया कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वो क्या है? इवोल्यूशन तो बायोलॉजी में हम टेन स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। जी नहीं, ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, ये इवोल्यूशन, ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन है, ये साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन का भी डिनोट करता है। नॉट ओनली हमारा फिजियोलॉजी है वो इवोल्व हुआ हमारा, बल्कि हमारा माइंडसेट भी इवॉल्व होता है। वो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, आप देख ही सकते हो, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उसमें बहुत मीम्स आता है, रील्स आता है। पहले दिन का वेडिंग कैसा होता है, पहले दिन का जो माँ बाप कैसे बिहेव करते थे, आज का दिन का माँ बाप कैसे बिहेव करते हैं, तो ये बिहेवियर का एवोल्यूशन ही हुआ ना। क्यों ऐसा आप नहीं लगता है कि क्यों पहले जो जमाना के जो मीम बनता है ना, पहले जमाना में जो पेरेंट्स है, वो क्यों ऐसे ही भी पर्टिकुलर पैटर्न से हर कोई बिहेव करता था, और आज पर जो पेरेंट्स है, आजकल की जो पेरेंट्स है, वो क्यों पर्टिकुलर एक पैटर्न में बिहेव करता है? क्योंकि टाइम विथ टाइम आवर माइंडसेट आल्सो बीइंग इवॉल्व्ड। ओके, जैसे कि पहले से भी हुए हैं, तो छोटा छोटा सा एग्जांपल देने से हम लोग समझ जाएंगे। जैसे कि इट एक्सप्लोर्स हाउ ह्यूमन बिहेवियर हैज एडेप्टेड ओवर टाइम बेस्ड ऑन सर्वाइवल नीड्स। देखिए, सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो डार्विन का थ्योरी था। ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसे हैं जो न्यू न्यू एनवायरमेंट के साथ हम एडेप्ट कर लेंगे, एडेप्ट करते हुए हम हमारे बीच में, मतलब हमारे अंदर जो फिजिकल हमारा स्ट्रक्चर है, जो मेंटल स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस हमने लाए, क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए, इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हम देखेंगे, देखिए सांप जो है, सांप को हम सभी डरते हैं। क्यों? वैसे ऐसा नहीं लगता कि एक इनेट एक फियर होता है स्नेक को लेके? ये स्नेक को लेके इनेट फियर क्यों है? क्योंकि हम हमारा जो एंसेस्टर है, जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे, तो उधर तो जंगली जानवर, सांप
ये सब होता ही है। मतलब जब इसको ये फियरफुल है, इसको देख के फियर होगा, ये हमको कौन सिखाता है? अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट, ये हम अंदर इवोल्यूशन, हम इवॉल्व, ये बिहेवियर अंदर है हमारा। Humans fear snakes because ancestors who avoided them had higher survival rates. जो अवॉइड किया, जो शिकार किया, जो भी हो, जो फियर किया ताकि इसको अवॉइड करना होगा, सांप को अवॉइड करना होगा, एनिमल से उसको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी हम सही से सरवाइव कर पाएंगे। ये जो एवोल्यूशनरी मैसेज है वो हमारे अंदर है, इसलिए हम डरते हैं, वो डर अंदर ही है। आप देखोगे पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये बहुत ही रिसेंट कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये जानना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही कम कम बातें होता है, स्पेशली हमारे देश में। बिकॉज हर कोई तो एक जो स्ट्रक्चर में जाते हैं ना सब लोग, जो स्ट्रक्चरल जो एडुकेशन हमारा है, एडुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, सिलेबस के अंदर ही रहते हैं, हम देखते हैं, पास आउट करते हैं, मार्क्स लेते हैं, एग्जाम देते हैं, ये वो करके निकल जाते हैं। और जो फील्ड्स है, जो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जो वीडियो हमारे चैनल में है, जरूर अगर चाहिए तो देख के आना, वो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का जो क्लिनिकल साइकोलॉजी को छोड़ के, इसको छोड़ के और भी ब्रांचेस है, उसमें भी पर्सपेक्टिव है, उसमें भी प्रोस्पेक्ट है, तो वो हम नहीं देखते हैं। मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी पढ़ने का मकसद क्या है हमारा? इधर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूं और एकेडमिक्स में जाऊं, मतलब साइकोलॉजी पढ़ाओ। तो इसके अलावा और कोई कुछ हम नहीं कर सकते, मतलब कर सकते, करने का सोच भी नहीं सकते, ऐसा हो गया है पैटर्न जो है हमारा। पर प्लीज हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, प्लीज थोड़ा इधर उधर देख के, मतलब खुद को कैपेबल बना के, खुद को पोटेंट बना के, इतना पोटेंट बनाओ सब्जेक्ट का, इतना क्लैरिटी रखो अंदर, जो जो भी फील्ड हो, जो भी मन चाहे, मतलब साइकोलॉजी को लेके आप उस फील्ड में, क्योंकि ह्यूमन जहां पे भी है वहां साइकोलॉजी का स्कोप है। तो ह्यूमन में हर जगह है, हर जगह साइकोलॉजी को आप इस्टेब्लिश कर सको, यही हमारा ख्वाहिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो फाउंडर है मार्टिन सेलिंगमैन, वो एक्चुअली फोकस कहाँ पे किए हैं? जे हैप्पीनेस, वेलबींग एंड स्ट्रेंथ रादर देन डिसऑर्डर्स। देखिए, ये आपको लगेगा कि ह्यूमनिस्टिक जो थ्योरीज है, इसके साथ सेम ही हो गया, ये ग्रो हो गया, फ्री विल, ये सभी तो है, पर नहीं, इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा ही है दिखने में, पर है बहुत। ये डिफरेंस यहाँ मतलब बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है। कौन सा डिफरेंस है? पर ये है प्रिकॉशनरी साइट ऑफ साइकोलॉजी। मतलब कि क्लिनिकल साइट ऑफ साइकोलॉजी क्या बोलते हैं? मतलब ये सॉल्यूशन निकालता है, जब मतलब कुछ हो गया है, चलिए डिसऑर्डर हो गया है, तब हम क्या करें? ओके, चलिए ये मतलब जनरल जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है वो जानना पड़ेगा, क्योंकि वो जानने से ही हम लोग थ्योरीज ऐसा बनाते हैं, क्योंकि हम सीबीटी में, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दे के, ये सब दे के ठीक कर सकते हैं, सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं। पर प्रिवेंशन को लेके, प्रिकॉशन को लेके कोई बात नहीं करता था अभी तक। पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बिलीव करता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी ये बिलीव करता है, चलिए ये चाइल्ड का जो डिसऑर्डर हो गया, चाइल्ड जो है मोबाइल नहीं दोगे तो खाना नहीं खाएगा, अब हो गया तो क्या करेगा? तो सोल्यूशन तो दूसरा है, पर थेरेपीज है, सब कुछ है, वो अलग चीज है। पर अगर क्या ऐसा चीज है साइकोलॉजिकली, क्या ऐसा मेजरमेंट है जो हम ले सकते हैं पहले से, जो ताकि हम इस नौबत ना देखें? ओके, हम प्रिवेंट कर सकते हैं ये सब डिसऑर्डर। हम पूरा पूरा 100% तो नहीं कर सकते, क्योंकि 100% नहीं होगा, कभी 100% कुछ नहीं होता है,
जरूर कर सकते हैं, प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का काम ही है, इट फोकसेस ऑन हैप्पीनेस, इट फोकसेस ऑन वेल बीइंग। हमारा कुछ डिसऑर्डर नहीं, पर हम थोड़ा जैसा है अब उससे बेहतर लाइफ तो लीड कर ही सकते हैं, है ना? तो इसलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल का दिन में। देखिए, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस इंप्रूव मेंटल हेल्थ। कैसे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव्ड रख सकते हैं ताकि डिसऑर्डर कैच ना करे, ये तो आप देख के ही समझ सकते हो। तो आज चलिए, जो अभी तक जो जर्नी हमने पढ़ा वो स्ट्रक्चरलिज्म से लेके आज तक पॉजिटिव साइकोलॉजी तक, जो कि देखिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकोलॉजी है और कुछ पर्सपेक्टिव नहीं है साइकोलॉजी में। आज 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 तक ऐसा नहीं है। बहुत ही फ्यूजन चॉइस करके, मतलब कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा पर्सपेक्टिव हम लेंगे, हम अप्लाई करेंगे, वो हम तैयार करते हैं पूरा एकदम जर्नी देख के। साइकोलॉजी, आज का साइकोलॉजी कैसा है? इट एक्चुअली कंबाइंस इट एक्चुअली कंबाइंस इंसाइट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। जैसे कि हम अभी बोला कि it actually combines from different school based on the situations, including neuroscience, AI, that is artificial intelligence based studies। artificial intelligence studies based studies बहुत ही मॉडर्न हो रहा है, मतलब मॉडर्न डेज में आ रहा है। एंड कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चरल डिफरेंस भी एक चीज होता है साइकोलॉजिकल स्टडीज में। तो ये हम देख के हम अप्लाई कर रहे हैं। इट यूजेस टेक्नोलॉजी लाइक ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स टू, जैसे कि हमारा स्लीप जो भी है, स्लीप टेक्निक हम लोग स्टडी करते हैं ईईजी से। वैसे डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक है ईईजी जैसे। क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो ये देख के ऐसा ऐसा ही बहुत सारा इमेजिंग टेक्निक है। वो ये ईईजी इमेजिंग नहीं है, पर बहुत सारा पेट स्कैन, सिटी स्कैन, ये सब है। ये सब न्यूरोसाइंस में बहुत ही यूज्ड होता है। तो ये इमेजिंग टेक्निक से हम बिहेवियर को बेटर समझते हैं, सब कुछ कंबाइन करके, कौन किसको कौन सी पर्सपेक्टिव को, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म से लेके, जब साइंटिफिक स्टडीज हुआ स्ट्रक्चरलिज्म से लेके कोई भी पर्सपेक्टिव आज का जो दिन है, आज का दिन में फुल्ली रिजेक्ट नहीं हम कर सकते हैं। इसलिए हम अभी भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, अभी भी सब जानते हैं। क्योंकि अगर नहीं हम जानेंगे, पर्सपेक्टिव्स को मिस आउट कर देंगे। पूरा 100% कोई कुछ कभी, मतलब पूरा एक सिचुएशन में काम नहीं आते, पर अभी भी साइको एनालिटिक थ्योरीज काम आता है, अभी भी स्ट्रक्चरलिज्म काम आता है। तो कुछ कुछ चीजें हम लोग कंबाइन करके हमारे बुद्धि से हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसका कंक्लूजन यही है, साइकोलॉजी हैज इवॉल्व फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन टू साइंटिफिक मेथड। इंट्रोस्पेक्शन से लेकर जो साइंटिफिक वेरी मच ऑब्जेक्टिव मेथड है, एकदम इमेजिंग टेक्निक्स है, इधर ग्राफ से डिफरेंट, ये ग्राफ को देखे मेजर कर सकते हैं, फिजिकल मेजर से, उसमें मेंटल मेजर से हम कर सकते हैं। ये स्कूल्स के हिसाब से ये जर्नी था, इसीलिए ये आया है, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर। ओके, सो यही था हमारा जर्नी ऑफ साइकोलॉजी, ऑफ टुडे साइकोलॉजी। ओके, तो अगर कोई कुछ कंफ्यूजन है जरूर कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड नेक्स्ट वीडियो क्या होगा कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू।